नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सबक घर जमाई से। पूरे 2 दिनों से राहुल बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी उसकी देखभाल करें। यहाँ तक कि उसकी पत्नी सुहानी भी अपने कजन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दी थी। राहुल को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बनकर इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वह निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा अशोक जी, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श गाइड, फिलोसोफर और माँ भी थे, उस पर उसने शक किया, घृणा की, जिसका परिणाम अब भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ जाता है, वैसा संशय व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ नहीं पाता है। पापा के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ शारदा देवी की भी बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थीं। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर उसके आगे पीछे दौड़ती रहती। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह कभी उसके सिर सहलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती है तो वे सड़क पर आ खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय उसी के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल करते गुजरता। उनका यह जुनून देख पापा अक्सर भुनभुनाते, तुम्हारा इतना प्यार लाड इसे जरूर बर्बाद कर देगा। पर माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसके 94% मार्क्स मिले, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीने में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा यही चिंता खाए जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके बस में नहीं था। काफी सोच समझकर उसने अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन साधना को अपने 5 वर्षीय बेटी रिया के साथ अपने पास बुला ली थी। साधना असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। शारदा के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में साधना ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया था, तो शारदा ने भी रिया को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। साधना को राहुल का पूरा ख्याल रखते और पुत्रवत स्नेह करते देख शारदा ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वह उसके पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वह निश्चित हो इस दुनिया को छोड़ सके। साधना से वादा लेने के महीने भर बाद ही वह काल के गाल में समा गई थी। शारदा के नहीं रहने पर साधना ने अपना वादा निभाया, राहुल की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया, उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। माँ के जाने के बाद राहुल पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था, वह उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा जो पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन आईआईटी लखनऊ में हो गया। लखनऊ जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि कम ही घर आते ही उसे माँ की यादें विकल कर देती। उसकी समझ नहीं आता विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी क्यों। उसके साथ
अन्याय किया। गांव से दादी आ गई थी उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था। फिर भी वह राहुल की देखभाल और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा तत्पर रहते। एक साधना मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियां जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियर के फाइनल ईयर में था, उसे बिहार में रहने वाले उसके एक दोस्त अमित ने सूचित किया कि उसके पापा ने साधना मौसी से शादी कर ली है। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सरवर्ण थर थर उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो उससे सबसे अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल पुथल सी मची हुई थी, फिर भी उसने पापा को फोन नहीं किया। 2 दिनों बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगा कि फोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिख कर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया। रात भर माँ को याद कर निःशब्द रोता रहा। दूसरे दिन ही मन फैसला कर लिया कि वह कभी लौटकर बिहार नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लखनऊ तक आए वह मौन साधे प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। उसकी मूक आंखों का उभालंब पापा को भी अंदर तक आहत कर गया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि इस शादी के पहले थे। पर वह नहीं माना तो नहीं माना। पापा की शादी करते ही उसे वह घर पराया लगने लगा था। जिस साधना मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन होते थे, अब छलानमयी बिन माता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नजरों में एक मर्यादा विहीन आचरण था, जो लोगों की नजरों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। बिना घर पर सूचित किए वह कोलकाता आ गया। घर के सभी लोग परेशान थे, वह भी काफी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले मोहित से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था। मोहित के घर उसे पनाह मिली। मोहित की माँ के लिए वह बहुत जल्दी अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पंछी उस बहेलिए को ही अपना मान लिया जो जाल बिछाया उसे फंसाने के लिए बैठा था। फिर तो मोहित की माँ कविता देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी सुहानी की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। सुहानी भी खुश रहती। ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आजादी थी। राहुल ने भी सहर्ष वही रहने का फैसला ले लिया। पर जल्द ही राहुल को एहसास होने लगा कि घर में चाहे वह जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ रहा था। राहुल की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसके मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़ों पर और गहनों पर उसका ज्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थीं, अब उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वालों की रोज रोज आवभगत तो नहीं हो सकती। राहुल को आवभगत की चिंता नहीं थी, उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटते ही जा रहा था। अब तो स्थिति यह हो गई कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल करे। राहुल को लगने लगा था कि अपने पैरों पर स्वयं ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी सुहानी की आवाज सुन कर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह श्यामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुहानी के जाते ही वह उठ बैठा। घर में सिर्फ वह और श्यामू थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और साधना मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब
और अपमान का दंभ झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी ले उसी समय बिहार के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफर के बाद सुबह के उजाला फैलने के साथ वह बिहार पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कण कण उसे पुकार रहा है। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां बिहार की धरती पर पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गईं। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी साधना मौसी चावल बीन रही थी, पहले की तरह अपने काम में मगन। उन्हें पता ही नहीं चला कब उसके बगल में राहुल आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वे चौंक कर सिर उठाईं तो सामने राहुल को देख थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गईं। फिर उसे खींचकर सीने से लगा फूट फूट कर रो पड़ी। आह सुन पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उनकी आंखें भी छलक आईं। उसे लिए हुए वह घर के अंदर आए, स्नेह से उनकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान सम्मान से ज्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपने रिश्तों तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। बरसों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर से उसे विरक्ति हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की तरह ही सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। शारदा दी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों की शर्मनाक फब्दियों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। कुर्रिया भी तानों उलाहनों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था। इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रिया को साथ लेकर घर छोड़ दूंगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। मैंने शारदा दी को वचन दिया था तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों में उनका बादल आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निशब्द रोती रही। जब उठकर जाने लगी तब राहुल ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उनके व्यवहार से हैरान वह आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है। बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ करेंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए, उससे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। पहले अपना ट्रांसफर तो बिहार करवा लूं, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रहीं। जब सब सोने चले गए वह बैठा सुहानी को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब बिहार आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।